देखिए कल हमने डिस्कस किया था द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा क्या होती है। हमने देखा था बंधन ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनको अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा। अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के साथ उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने कल डिस्कस कर ली थी। द्रव्यमान संख्या सब जानते किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या मतलब उसमें कितने तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुल संख्या जिनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या ही क्या कहलाती है तुम्हारी, द्रव्यमान संख्या। तो देखिए बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें हमें ग्राफ बनाकर देखना है कि किस प्रकार से वो परिवर्तित होती है। इससे पहले देखिए बंधन ऊर्जा की अगर हम बात करें, बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के साथ जो ग्राफ बनाया जाता है उसको हम प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का ग्राफ भी कहते हैं। देखिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होती है। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, यदि हमारे पास एक नाभिक है जिसकी बंधन ऊर्जा मैंने मान ली B, मैंने कोई नाभिक लिया जिसकी बंधन ऊर्जा मैंने मानी है V और द्रव्यमान संख्या मैंने मानी है A, ये तो क्या है नाभिक की बंधन ऊर्जा, और द्रव्यमान संख्या मैंने मानी है A। तो V बंधन ऊर्जा और A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के लिए अगर हम उसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान निकाले तो उसको डिनोट करते हैं हम B बार से। देखिए V बार क्या होता है, V बार इसको बोलते हैं प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, या फिर इसको बोलते हैं औसत बंधन ऊर्जा, या फिर एक नाम और होता है विशिष्ट बंधन ऊर्जा, या फिर स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए V बार का मान होता है V/A, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा मतलब मतलब बटे में जो संख्या आती है उसको अपन इसी तरह से लिखते हैं प्रतीक लगा के। तो प्रति न्यूक्लियॉन, क्योंकि A क्या है, पूरे प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उसकी कुल संख्या जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं औसत बंधन ऊर्जा, ठीक है। औसत बंधन ऊर्जा बोल दो, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा बोल दो, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी या विशिष्ट बंधन ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए इसमें बंधन ऊर्जा में क्या खास बात होती है कि हम किसी भी नाभिक की अगर बंधन ऊर्जा की बात करें तो अगर किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा ज़्यादा है, अगर किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा ज़्यादा है, बंधन ऊर्जा ज़्यादा होने का मतलब उसमें हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए। तो अगर किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी वो नाभिक उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो स्थायी नाभिक होगा। तो बंधन ऊर्जा अगर ज़्यादा होगी, बंधन ऊर्जा ज़्यादा हो या फिर बोल सकते हैं औसत बंधन ऊर्जा का मान अगर ज़्यादा हो तो वो जो नाभिक है वो ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है। अगर बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो वो जो नाभिक आता है वो भी स्थायी नाभिक होता है, और जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा होगी वो नाभिक उतना ही स्थायी होगा। अगर बंधन ऊर्जा का मान कम है, अगर बंधन ऊर्जा का मान कम है तो उस कंडीशन में जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब उसके अंदर स्वतः विघटन हो जाता है, स्वतः विघटन हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन औसत बंधन ऊर्जा। ये हो गई अपनी बंधन ऊर्जा। अब आगे देखिए जो औसत बंधन ऊर्जा है या फिर अपन बोल सकते हैं प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को समझने के लिए कि इस द्रव्यमान संख्या के लिए, द्रव्यमान संख्या के साथ वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो इसके लिए ग्राफ देखा गया। तो ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, देखिए यहाँ पे ग्राफ से जब औसत बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है, जब औसत बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है
तो द्रव्यमान संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है औसत बंधन ऊर्जा का मान है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। और औसत बंधन ऊर्जा का मान जब बढ़ेगा तो उसका स्थायित्व भी बढ़ेगा। हमारे पास औसत बंधन ऊर्जा का जब ग्राफ बनाया जाता है द्रव्यमान संख्या के साथ तो कुछ इस प्रकार से वो ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो ये ग्राफ से क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ रहा है, प्रारंभ में जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसकी जो औसत बंधन ऊर्जा या स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आके इस पीक पॉइंट पे क्या हो रहा है, औसत बंधन ऊर्जा का मान फिर से घटना स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या 4, 8, 12, 16, 20, 24 इन सब पे हमें पीक प्राप्त हो रही है। 8 पे हमें पीक मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी, इनके जितने भी, ये नहीं है कि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 4 वाला ही नाभिक होगा, इससे पहले क्या होगा, जिसकी द्रव्यमान संख्या 3 होगी वो भी नाभिक होगा, उसके द्रव्यमान संख्या 2 वाला भी नाभिक होगा। तो जितने भी इसके आसपास के नाभिक हैं उनकी तुलना में ये जो 4 द्रव्यमान संख्या वाला जो नाभिक है वो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए कह सकते हैं कि जितनी भी पीक हमें जहाँ जहाँ पे भी मिल रही है वो सब नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, तो ये सब जो नाभिक है जिन पे अपन को पीक मिल रही है वो अपने आसपास के नाभिक जैसे 8 के पास का नाभिक कौन सा हुआ, जिसकी द्रव्यमान संख्या 7 है, ठीक है, या फिर जिसकी द्रव्यमान संख्या 6 है, या फिर बोल सकते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या 10 है, 11 है। तो इन सब नाभिकों की तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो जो नाभिक है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे जैसे देख रहे हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी यहाँ बढ़ी, इसकी और बढ़ गई, फिर इसकी और बढ़ गई, फिर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये जो अपने नाभिक आ रहे हैं ये द्रव्यमान संख्या वाले 4, 8, 12, 16, 20, 24 और यहाँ पे आके अगर हम बात करें ये आता है लगभग 56 पे, ठीक है, 56 पे इसका मान सर्वाधिक आता है। 56 द्रव्यमान संख्या 56, ठीक है, जो द्रव्यमान संख्या 56 है उस पर हमारे पास बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक आता है। और बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक आया मतलब जो नाभिक है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो द्रव्यमान संख्या 56 वाला जो नाभिक होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर वापस से जितने भी न्यूक्लियस आएंगे वो सब क्या होंगे, इनकी तुलना में कम स्टेबल होंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट समझ में आया कि द्रव्यमान संख्या 4, 8, 12, 16, 20 ये सब क्या होते हैं, स्टेबल नाभिक होते हैं। आगे हम बात करें तो देखिए जो हमारे पास ये 56 वाला जो नाभिक आया वो स्टेबल हो गया। आगे जब यहाँ पे यूरेनियम के लगभग आता है, यहाँ पे अपने आयरन आ गया, यहाँ पे यूरेनियम आता है और यूरेनियम की स्टेबिलिटी कहाँ तक पहुँच जाती है, जैसे यहाँ पे जो है इसकी पहुँचेगी लगभग यहाँ पे 8.8 के लगभग, ठीक है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमें प्राप्त होती है 56 वाले द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी हमें प्राप्त होती है लगभग 8.8 के लगभग, और ये सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी मिलती है। इसके अलावा सारे जितने भी नाभिक आते हैं उनकी सबकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इस रीजन की, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, इस रीजन में जितने भी नाभिक आ रहे हैं, इस रीजन में जितने भी नाभिक आ रहे हैं उनमें बाइंडिंग एनर्जी का मान बढ़ रहा है। यहाँ पे इसका मान बढ़ रहा, फिर उसका मान और बढ़ गया है ना, 4 वाले का, 8 वाले का, फिर उसका मान और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस रीजन के अंदर जितने भी नाभिक आ रहे हैं उनमें सब में बाइंडिंग एनर्जी का मान बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है मतलब जितने भी नाभिक है ये सब कैसे हैं, स्टेबल नाभिक है, ठीक है। अगर हम बात करें 4 से कम, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 4 से कम, द्रव्यमान संख्या 4 किसकी होती है, अपने हीलियम की, इसी प्रकार से 8,
ठीक है। तो आगे जितने भी नाभिक है, ये तो इस रीजन में तो क्या है, स्टेबल नाभिक है, ठीक है। तो हीलियम से छोटे वाले नाभिक उनको हम बोलते हैं हल्के नाभिक, ठीक है। तो हीलियम से छोटे जितने भी नाभिक है जिनको अपन बोल देंगे हल्के नाभिक, या फिर अपन बोल सकते हैं जो आयरन है उससे ज़्यादा जितने भी नाभिक है वो सब कैसे हैं अपने भारी नाभिक, ठीक है। अब देखिए हर कोई स्टेबल होना चाहता है, अगर अपने लाइफ में नॉर्मल लाइफ में देखें या फिर अणुओं में परमाणुओं में देखें तो सब क्या है, स्टेबल होना चाहते हैं। अब जैसे अपन भी अपनी लाइफ में क्या होना चाहते हैं, स्टेबल, कि हमारी जल्दी से जॉब लग जाए, ठीक है। तो ये क्या है, इनमें भी क्या है, परमाणु, ये जो नाभिक है वो स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं जो रिएक्शंस होती है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन जो होती है वो इसी के कारण होती है, क्योंकि वो सब कैसा होने चाहते हैं, स्टेबल नाभिक बनना चाहते हैं। तो देखिए हमारे इस रीजन के अंदर जितने भी नाभिक आएंगे वो सब क्या है, स्टेबल नाभिक है, ठीक है। अब हल्के वाले नाभिक की अगर हम बात करें, जैसे मैंने मान लिया 1H1, ठीक है, ये क्या है 1H1 हल्का नाभिक है। अगर हम बात करें, अगर ये स्टेबल होना चाहे तो ये किसके साथ स्टेबल होगा, जैसे मैंने मान लिया 1H2, 1H3 के साथ स्टेबल हुआ मान लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे इसकी जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये क्या करेंगे, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिकों का निर्माण करेंगे, क्योंकि भारी नाभिक जब बनाएंगे ये तभी इसी रीजन में पहुंच पाएंगे। ये सब 4 से कम है तो ये सब क्या है, हल्के नाभिक। तो हल्के नाभिक मिलकर जब भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उस जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। तो अब समझ में आया क्यों होता है नाभिकीय संलयन, क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करना चाह रहे हैं। और हमें पता है कि जब हमने ग्राफ बनाया था प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में जो ग्राफ प्राप्त हुआ था वो हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर द्रव्यमान संख्या 4 से 56 तक के जो नाभिक है वो ही क्या है, स्टेबल है। तो इससे हल्के वाले जो नाभिक है वो भी क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। अब स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे, किसी दूसरे के साथ क्या करेंगे, क्रिया करेंगे या संलयन करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और जो हल्के नाभिक है वो संलयन करके भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, जिससे वो क्या है, इस रीजन के अंदर पहुंच जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। अगर हम बात करें इस रीजन की, इस रीजन में क्या है, सारे भारी नाभिक है, ये तो क्या थे, हल्के नाभिक। हल्के नाभिक ने मिलकर किसका निर्माण कर लिया, अपने से भारी नाभिक का, और स्टेबल हो गए। आगे हम बात करें इस रीजन की, तो इस रीजन के अंदर जितने भी नाभिक आएंगे वो सब क्या है, भारी नाभिक आते हैं। अब भारी नाभिक भी क्या होना चाहेंगे, स्टेबल होना चाहेंगे, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए ये सब, इस हल्के नाभिक इस रीजन से पार और इस रीजन से पार, ये सब क्या है, अनस्टेबल है। और केवल 4 से लेके 56, जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 से लेके 56 तक है, इस रीजन के नाभिक ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इस रीजन के नाभिक भी क्या होना चाहेंगे, स्टेबल होना चाहेंगे। अब वो इधर आने के लिए क्या करें, जैसे हमारे पास कोई भी एक नाभिक ले लेते हैं, अब वो जो नाभिक है उसको इस रीजन में आना है, मतलब उसकी द्रव्यमान संख्या घटानी है। अब घटेगी कब, जब वो टूटेगा, ठीक है। तो जब भारी नाभिक है वो स्टेबल होने के लिए दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और उसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ से जितने भी अनस्टेबल नाभिक है वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। किस प्रकार से, अपने से हल्के नाभिकों में टूटकर। तो 2 नाभिकों के निर्माण कर ले या फिर 2 या 3 नाभिकों का निर्माण कर ले, तो वो सब क्या आ जाएंगे, इस श्रेणी में आ जाएंगे, इस क्षेत्र में आ जाएंगे, इस द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक आ जाएंगे। तो वो सब क्या हो जाएंगे, स्टेबल नाभिक। तो समझ में आया किस प्रकार से स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं, नाभिकीय संलयन के द्वारा और नाभिकीय विखंडन के द्वारा। देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। देखिए हम जानते हैं कि जब 2 परमाणु होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, ठीक है, या फिर 2 कोई भी कण है, तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स काम करता है। जैसे कि हम चार्ज पार्टिकल्स की बात करें तो चार्ज पार्टिकल्स में अगर हम +Q और ये -Q 2 चार्ज है, तो इनके बीच में भी क्या करेंगे, कौन सा फोर्स कार्य करेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स या कूलाम्ब फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें
वर्क करेगा। अगर हम बात करें दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों क्या है सेम चार्ज है, दोनों के अंदर प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो इनके मध्य जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। अब देखिए हमारे नाभिक में भी क्या है, नाभिक में भी हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है। नाभिक के अंदर क्या उपस्थित है, एक तो उपस्थित है अपने न्यूट्रॉन्स और क्या उपस्थित है, प्रोटॉन्स उपस्थित है। अब देखिए नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स तो क्या होते हैं, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं अपने, उदासीन। और हमने देखा था प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है अपना धनावेश। ठीक है, नाभिक तो कैसा होता है, वो न्यूट्रॉन तो कैसा होता है, उदासीन होता है, और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है। अब देखिए नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तो उदासीन है, मतलब उसका तो कोई काम ही नहीं है, बचा कौन, प्रोटॉन। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि एक न्यूट्रॉन और एक ही प्रोटॉन हो, नाभिक के अंदर तो क्या हो सकते हैं, कई न्यूट्रॉन्स उपस्थित हो सकते हैं और कई प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन्स पे तो कोई काम नहीं है, न्यूट्रॉन तो क्या है, उदासीन, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश उपस्थित होता है। अब इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स उपस्थित है, तो देखिए नाभिक में प्रोटॉन्स उपस्थित होने के कारण अगर हम जानते हैं कि समान चार्ज होता है तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है। मतलब यदि प्रोटॉन के पास क्या है, धनावेश है, और अगर हमने दूसरा एक प्रोटॉन ले लिया उसके पास भी कैसा है, धनावेश ही होता है, तो अगर हम बात करें कि इनके मध्य तो कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो हम जानते हैं कि अगर एक नाभिक है और नाभिक के अंदर सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में होना क्या चाहिए था कि प्रोटॉन नाभिक से बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए था। क्यों निकल जाना चाहिए था, क्योंकि न्यूट्रॉन तो क्या है, बिल्कुल उदासीन है, तो वो तो रह सकता है, लेकिन प्रोटॉन तो क्या है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन उपस्थित है और प्रोटॉन पे समान आवेश है, और हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए कि नाभिक है उसके अंदर से प्रोटॉन निकल के भाग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में उस प्रतिकर्षण फोर्स से भी प्रबल एक बल कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल। ठीक है, तो नाभिक के प्रोटॉन के मध्य बोल दे, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य बोल दे, या फिर न्यूट्रॉन के मध्य बोल दे, तीनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है अपना नाभिकीय बल, और ये जो फोर्स होता है वो बहुत ही प्रबल होता है। ठीक है, तो ये जो रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन के मध्य लग रहा है, या फिर हम बोल दें कि ये जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, तो उससे भी ज़्यादा प्रबल होता है अपना नाभिकीय बल। अब देखिए नाभिकीय बल की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए नाभिकीय बल की विशेषताएं। या फिर बोल सकते हैं नाभिकीय बल के गुण। विशेषताएं बोल दो या उसके गुण बोल दो। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं होती है नाभिकीय बल की। हमने देखा नाभिकीय बल कैसा होता है, एक प्रबल बल होता है। ठीक है, प्रबल बल है तो मतलब फर्स्ट इसकी तो प्रॉपर्टी क्या हो गई है कि एक ऐसा बल है, एक प्रबल बल है। प्रबल या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसको अपन बोल सकते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्यों है, अपन को कैसे पता चला, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन उपस्थित है, बहुत सारे प्रोटॉन उपस्थित है, और प्रोटॉन उपस्थित होने के कारण उनके बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और प्रतिकर्षण बल लगता है तो नाभिक में से प्रोटॉन को बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके बीच में एक और फोर्स कार्य करता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और ये जो बल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक तो गुणधर्म इसका ये हो गया कि ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या है, एक प्रबल बल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसकी, ये होता है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, लघु परास।
देखिए लघु परास क्यों बोला है, शॉर्ट रेंज जिसको अपन बोलते हैं। देखिए नाभिक जो होता है उसकी जो त्रिज्या हमने देखी थी, कितनी आई थी नाभिक की त्रिज्या, 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम बोलते हैं फर्मी। ठीक है, तो नाभिक की त्रिज्या इतनी कम है, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या इतनी कम है, 10⁻⁻15 मीटर की है, तो जो हमारे नाभिकीय बल जो होता है केवल नाभिक के अंदर ही लगेगा। ठीक है, तो नाभिकीय बल जो होगा इस नाभिक के अंदर ही लगेगा और नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर है, मतलब इस एरिया के अंदर ही क्या लगता है, ये नाभिकीय बल कार्य करता है। अदरवाइज बाहर की बात करें, किसी एटम के अंदर, एटम में नाभिक के बाहर की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर वो नाभिकीय बल कार्य नहीं करेगा, केवल किसके अंदर करेगा, उस नाभिक के अंदर। और नाभिक की त्रिज्या क्या है, 10⁻⁻15 कम है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया कि इस सीमा तक, क्योंकि इसके अंदर ही तो कार्य करेगा, तो इसकी जो परास होगी, परास क्या होती है, एक तरह से सीमा। ठीक है, तो इसकी जो परास होगी वो किस, केवल इसी के अंदर की होगी, 10⁻⁻15 ऑर्डर की ही इसकी परास होगी, आगे न्यूक्लियर फोर्स कार्य नहीं करेगा। आगे देखिए तीसरा है आवेश सममिति। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आवेश सममिति। आवेश सममिति का मतलब क्या है कि ये चार्ज पे इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन, प्रोटॉन के मध्य लगने वाला नाभिकीय फोर्स, या फिर अपन बात करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला नाभिकीय फोर्स, ठीक है, नाभिकीय बल, तो तीनों के मध्य लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, बिल्कुल सेम लगेगा। मतलब इसमें क्या पाई जाती है, सममिति पाई जाती है, चार्ज पे इंडिपेंडेंट रहता है। इंडिपेंडेंट कैसे कि अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो भी वही फोर्स लग रहा है, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें, दो प्रोटॉनों के बीच में नाभिकीय बल का मान निकालें तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू वही आती है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की तो वो भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू वही आती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कैसा होता है, आवेश सममिति इसके अंदर पाई जाती है। मतलब चार्ज पे कैसा होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, तीनों के बीच में जो चार्ज होता है वो बिल्कुल, वो सॉरी न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बिल्कुल सेम वर्क करता है। ठीक है, आगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, वो होती है संतृप्तता। देखिए संतृप्तता का क्या मतलब होता है। संतृप्त एक तरह से अगर हम बात करें कि नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर कई न्यूक्लियॉन्स उपस्थित है। नाभिक के अंदर क्या है, जैसे मैंने एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मान लिया, तो ये नहीं है कि नाभिक के अंदर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक ही जोड़ा हो, ठीक है, कई न्यूक्लियॉन्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स में उपस्थित होने के कारण अगर हम देखें संतृप्तता में क्या होता है, संतृप्तता का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियॉन्स आसपास के न्यूक्लियॉन्स से ही अन्योन्य क्रिया करेगा, बाकी के ये नहीं है कि सभी से वो क्या करे, क्रिया करे। तो संतृप्तता का मतलब है कि जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैंने मान लिया एक जोड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, इस तरह से कोई मान लिया कि इसमें कई सारे न्यूक्लियॉन्स उपस्थित है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इनके मध्य लगने वाले न्यूक्लियर फोर्स की, तो इनके मध्य लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स इसको इफेक्ट नहीं करेगा, केवल आसपास के न्यूक्लियॉन से इसको प्रभावित करेंगे। तो ये होती है इसकी संतृप्तता, मतलब न्यूक्लियॉन्स है वो केवल आसपास के अपने न्यूक्लियॉन से ही अन्योन्य क्रिया करता है, बाकी से नहीं करता। अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो होता है अकेंद्रीय बल। देखिए न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो होता है अपना नॉन सेंट्रल फोर्स, अकेंद्रीय बल, या फिर हम बोल सकते हैं टेंसर नेचर का जो फोर्स है वो होता है अपना न्यूक्लियर फोर्स। देखिए होता क्या है, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की,
ड्यूट्रॉन का जब चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है तो ड्यूट्रॉन का जब चुंबकीय आघूर्ण निकाला गया, अगर कुल चुंबकीय आघूर्ण ड्यूट्रॉन का निकाला गया एक बार तो, और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है तो दोनों का क्या निकाला गया, चुंबकीय आघूर्ण निकाला गया। तो दोनों का जब चुंबकीय आघूर्ण कुल मिला के चुंबकीय आघूर्ण जो निकाला गया था वो उस नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में क्या था, अधिक था, मतलब दोनों में क्या था, कुछ अंतर था। और जो ये गणना की गई थी चुंबकीय आघूर्ण को, ये जो गणना की गई थी वो गणना की गई थी नाभिकीय बल को सेंट्रल मारकर। नाभिकीय बल माना था कि ये क्या है, एक केंद्रीय बल है, ठीक है। नाभिकीय बल को केंद्रीय मानकर जो गणना की गई थी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकाला गया ड्यूट्रॉन के लिए, और उसका फिर नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण निकाला गया, तो दोनों के चुंबकीय आघूर्ण में कुछ अंतर आया, ठीक है। तो इससे क्या डिसाइड हुआ कि जो नाभिकीय बल होता है वो केंद्रीय बल नहीं होता, मतलब इसकी जो नेचर होता है वो सेंट्रल नहीं होता, ये कैसा होता है, एक केंद्रीय बल होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि टेंसर नेचर का होता है, जिसके आधार पर हम नाभिकीय बल को आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।